हे गाइस, सभी का वेलकम है YET की एडिटोरियल क्लास में। आज सुबह के सेकंड एडिटोरियल को लेने वाले हैं डिस्कस करने के लिए अ फियर्स कॉन्टेस्ट विच इज बेस्ड ऑन द इलेक्शन रिजल्ट्स इन द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020। बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ है। शुरू करेंगे क्लास को। अगर नए आओ चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करना। ये वो क्लास है जिसमें आपकी दिन भर की 45 मिनट्स में इंग्लिश की प्रिपरेशन हो जाती है। सही सुना आपने, ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन तीनों को लेकर के चलता हूं मैं। विद इन 45 मिनट्स आपका दिन भर का इंग्लिश का कोटा पूरा हो जाएगा। बस करना क्या है, आपको फोकस देना है पूरी क्लास में। ये आपका क्विज है आज का। अगर आपने पूरा फोकस दिया और नोट्स बनाए इस लेक्चर के, तो ये चारों क्वेश्चन जो कि मेंस के लेवल के हैं, आप 100% एक्यूरेसी से सॉल्व करेंगे। मैं वीडियो के लास्ट में खुद आपको सोल्व करवाऊंगा। पहले खुद आप सोल्व करके कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करना, ताकि अपने को पता लगे आपका स्कोर क्या बना। शुरू करें, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है अ फियर्स कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट होती है प्रतियोगिता, फियर्स एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है बहुत ही जंगली, बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही खूंखार। तो कह रहे जो कॉन्टेस्ट अभी यूएस में होने वाला है ट्रंप और जो बाइडेन के बीच, बहुत ही फियर्स रहने वाला है, जंगली रहने वाला है। अब ये जंगली जो फियर्स वर्ड है एडजेक्टिव, इसके सभी सिनोनिम्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। इनमें से जो याद करने वाले सिनोनिम्स हैं, देखो ये तीनों तो आपको ऑलरेडी याद होंगे। वायलेंट, ब्रूटल, इंटेंस, है ना। अब अच्छे वाले याद करो, फिरोशियस, बॉइस्ट्रस और रैंकरस। ये रैंकर वर्ड एसएससी ने पिछले 5 साल में 3 बार पूछा है। इसका मतलब होता है करवाहट। रैंकर का मतलब क्या होता है? कड़वाहट। और रैंकरस का एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कड़वाहट भरा, है ना। तो फिरोशियस, बॉइस्ट्रस और रैंकरस तीनों का मतलब होता है कड़वाहट भरे या बहुत ही जंगली कोई चीज हो, है ना, बहुत ही खूंखार हो। इन वर्ड्स को नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे एज द यूएस प्रिपेयर्स फॉर द इलेक्शन, a wrangle over the results is increasingly likely। कह रहे जैसे ही अमेरिका यूएस प्रिपेयर करता है इलेक्शंस के लिए, चुनावों के लिए, एक रैंगल जो है ना, एक रस्साकशी जो है ओवर द रिजल्ट्स, नतीजों के ऊपर, कह रहा वो इंक्रीजिंगली लाइकली है, वो बहुत संभावित है और संभावना उसकी इंक्रीज होती जा रही है। समझ गए? जैसे ही अमेरिका प्रिपेयर कर रहा है इलेक्शंस के लिए, वैसे वैसे रिजल्ट्स के ऊपर एक रस्साकशी की संभावना जो है, लाइकलीनेस जो है, पॉसिबिलिटी जो है, बहुत इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंगली लाइकली है। आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीजें। सारे वर्ब्स, सारी की सारी आज जो है ना पिंक कलर में, सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं आज ब्लू कलर में। अगर नए हो चैनल पे तो मैं बता दूं, ये आपकी पहली कड़ी है इंग्लिश के नब्ज को पकड़ने की। अगर आपके सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब आपने पकड़ लिया, उसके बाद सेंटेंस में बहुत कम जो है ना स्कोप रह जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो सारे सब्जेक्ट्स को मैंने ब्लू कलर दे दिया है, आप देख रहे हो पूरे एडिटोरियल में। सारी की सारी वर्ब्स को मैंने पिंक कलर दे दिया है। ये एक्सरसाइज को मैं इसलिए करता हूं ताकि आप मेरे साथ अपने सब्जेक्ट और अपनी वर्ब को मिलाते जाएं, ठीक है ना। तो सब लोग करेंगे। अब वर्ड्स देखते हैं। रैंगल करना, रैंगल का मतलब होता है लड़ाई करना, कॉन्टेस्ट करना, फाइट करना, स्ट्रगल करना, टसल करना। अब इसके बड़े वाले मीनिंग्स देखो, है ना, बड़े वाले सिनोनिम्स, स्कर्मिश, फ्रेकस और ब्रूहाहा। ये ब्रूहाहा वर्ड मैंने 2017 के अंदर किसी बैंकिंग एग्जाम में देखा था। इसका मतलब क्या होता है? शोरगुल, है ना, बहुत ही ज्यादा वायलेंट शोरगुल होता है ना, उसको कहते हैं ब्रूहाहा। तो एक इनफॉर्मल वर्ड है। फ्रेकस और स्कर्मिश दोनों का मतलब होता है झड़प या टसल। आगे बढ़े, चलो एक समरी मैं आपको दे देता हूं। सब्जेक्ट वो आप मार्क कर रहे हो, है ना। समरी ये है, अमेरिका में हो गए इलेक्शन, चल रहे हैं, है ना, चल रहे हैं या पूरे होने वाले हैं 3 जो है नवंबर को। अब उस इलेक्शन के बाद क्या होगा? इसने ये बता दिया है कि ट्रंप ने पूरा प्लान बना रखा है, और प्लान उसने ये बनाया है, अगर वो इलेक्शन में जीता तो सब ठीक है, अगर वो हारा तो वो इलेक्शंस को घसीट करके ले जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और उसने सुप्रीम कोर्ट में भी जज बिठा दिया अपना खुद का। इसका प्लान ट्रंप का ये है, अगर कैसे भी करके मैं हार गया ना इलेक्शन को, तो मैं इस इलेक्शन को या तो रद्द करवा दूंगा, या मैं इस इलेक्शन के अंदर जो है ना धांधली के नाम पे और थोड़े दिन जो है अमेरिका के अंदर राज करूंगा। तो इन अदर वर्ड्स क्या कह रहा है? ट्रंप के ग्रैंड प्लान को, ग्रैंड स्कीम को बता रहा है इस एडिटोरियल के अंदर कि ट्रंप ये करने वाला है 3 तारीख को। समझ गए? बस ये इसकी समरी है। इस समरी को आप डालें कमेंट सेक्शन में लिख करके। लिखने से आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं। आज की टोन है, मैं एक नई टोन बताता हूं आपको। देखो एक नई टोन है जिसका नाम है प्रोफेसाइजिंग या ऑगरिंग या प्रिडिक्टिंग।
जब आप किसी चीज की भविष्यवाणी कर देते हो, आप कह देते हो ये होने वाला है, इंक्रीजिंगली लाइकली है, तो आप उस चीज के लिए प्रोफेसाइज कर रहे हो तो प्रोफेसाइजिंग होगी, या आप उसके लिए ऑगर कर रहे हो, भविष्यवाणी कर रहे हो तो ऑगरिंग होगी, या आप उसके लिए प्रिडिक्ट कर रहे हो तो प्रिडिक्टिंग होगी, या फोरकास्टिंग भी होगी, है ना। तो ये नई टाइप ऑफ टोन्स हैं, इनको भी आप थोड़ा सा माइंड करें। आज के एडिटोरियल पे यही वाली टोन्स अप्लाई होती हैं। शुरू करेंगे आर्टिकल को, बट उससे पहले अगर आप अभी भी चैनल पे नए आए हो या आप इंग्लिश में स्ट्रगल करते हो, आप दोनों टाइप के पर्सन के लिए कहाँ से शुरुआत करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। होम पेज पे जाएंगे, आप एक प्लेलिस्ट रखिए, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय YIT, 27 से 28 वीडियो जिसके अंदर हैं। आपको इस प्लेलिस्ट को सबसे पहले पूरा करना है फोकस के साथ, समझ गए ना। यहां से आपकी शुरुआत होगी। इस प्लेलिस्ट को पूरा करने के बाद आपका स्ट्रगल हो जाएगा 50% आधा। उसके बाद का काम आप इस एडिटोरियल के जरिए मेरे साथ करोगे। दूसरी चीज, जो लोग प्लेलिस्ट को पूरा कर चुके हैं और जिनके एग्जाम्स नजदीक हैं, खास करके वो लोग जो इसको पढ़ चुके हैं पूरी प्लेलिस्ट को, है ना, मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं बैंक्स और SSC की प्रीमियम कंटेंट के लिए, जिसमें मैं आपको टिप्स देता हूं, सीधे सीधे क्वेश्चंस करवाता हूं, एक्सरसाइजेस करवाता हूं एग्जाम्स में मार्क्स को बूस्ट करने की। अगर इन वीडियोस को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन बटन पे प्रेस करके आप इनको ज्वाइन करें, अपना कंट्रीब्यूशन दे करके। ज्वाइन बटन पे प्रेस करने पे एक वीडियो प्ले होगी इंट्रो के अंदर, जहां पे आपको बताया गया है इन वीडियोस में आपको क्या मिलता है। ये वीडियोस मैं खुद डिजाइन करता हूं, वही कंटेंट है जो 2000 रुपये में आप बाजार से खरीदते हो, बहुत छोटे कंट्रीब्यूशन पे मैं आपको अवेलेबल करवाता हूं। चलिए शुरू करते हैं। विद लेस देन 2 days until voting ends in the 2020 US presidential election, the results of opinion polls gauging voter preferences between the Republican incumbent President Donald Trump and his Democratic challenger former President Joe Biden almost uniformly show that the latter is holding on to a firm lead. अच्छा सेंटेंस है। आज वाले फर्स्ट सेंटेंस में खूब सारी ग्रामर है, ध्यान से देखना। कह रहा विद के साथ ही, और किसके साथ, कम के साथ, किसके बजाय 2 दिनों के, तो 2 दिनों के कम रहने के साथ ही, है ना, विद लेस देन 2 days। अच्छा किस चीज के अंदर भाई ये 2 दिन, जब तक वोटिंग एंड होगी, अंटिल वोटिंग एंड्स। और कहां पे, 2020 के US के राष्ट्रपति के चुनावों में। तो कह रहा है राष्ट्रपति के चुनावों में वोटिंग के एंड होने के 2 दिनों से कम बचने के साथ ही हुआ क्या, जो रिजल्ट्स हैं, जो नतीजे हैं ओपिनियन पोल्स के। अच्छा ये कौन से ओपिनियन पोल्स हैं, जो गेज करते हैं, जो मेजर करते हैं, जो नापते हैं वोटर की प्रेफरेंस को, वोटर की क्या खुशी है ना, क्या प्रेफरेंस है। अच्छा किस किस के बीच, बिटवीन लगा के बता रहा है। एक तो रिपब्लिकन पार्टी के इनकम्बेंट के बीच, रिपब्लिकन पार्टी के कुर्सी पे बैठे नेता के बीच। अच्छा उसका नाम क्या है, डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा और दूसरा कौन, उसका डेमोक्रेटिक पार्टी का चैलेंजर, उसका डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रतिद्वंदी जो है फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन। कह रहा है इन ओपिनियन पोल्स के जो रिजल्ट्स है ना, इन ओपिनियन पोल्स के, वो लगभग एक रूपता से यूनिफॉर्मली ऐसा शो करते हैं, दिखाते हैं कि जो लेटर है ना, जो बाद वाला है, जो डेमोक्रेटिक चैलेंजर है जो बाइडन, वो होल्ड ऑन टू कर रहा है, वो पकड़ बना करके बैठा है एक बहुत ही फर्म लीड पे, एक बहुत ही मजबूत अगुवाई पे। सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं, मैंने पीस बाय पीस तोड़ा है, अब पूरे सेंटेंस को एक साथ समझो। सब्जेक्ट आपका रिजल्ट्स, वर्ब आपकी शो, है ना। अब ध्यान से देखना, 2 दिनों के कम रहने के साथ ही, और 2 दिन किसके अंदर, वोटिंग जब एंड होगी 2020 के राष्ट्रपति के चुनाव में। कह रहे इसके साथ ही जो रिजल्ट्स है ना ओपिनियन पोल्स के, वो वाले जो मेजर करते हैं वोटर की खुशी को, इन दोनों बंदों के बीच पहला कौन है, बिटवीन लगा के बता रहा है, रिपब्लिकन इनकम्बेंट डोनाल्ड ट्रंप, दूसरा उसका प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी का जो बाइडन। कह रहा है ये जो रिजल्ट्स है ना, ये हमेशा ऑलमोस्ट है ना पूरी तरह से यूनिफॉर्मली ये दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं कि जो बाद वाला बंदा है, जो डेमोक्रेटिक चैलेंजर है जो बाइडन, लेटर है जो, वो पकड़ के बैठा है एक बहुत ही मजबूत लीड को, बहुत अच्छी अगुवाई को। समझ गए सेंटेंस। अब देखो, जिस लड़के को या लड़की को यह नहीं पता लगा ना रिजल्ट्स की वर्ब शो है, जिस लड़के या लड़की को लगा है रिजल्ट जो है इसकी वर्ब यहां पे कहीं और आई है ना, वो लड़का या लड़की इस सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकाल सकता। इसीलिए सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ना आपकी पहली रिक्वायरमेंट है। ये सब्जेक्ट, ये उसकी वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये उसकी वर्ब। अब देखते हैं सेंटेंस में देखने वाली चीजें। अनटिल, 3 स्पेलिंग है अपने पास, टिल, अनटिल और अनटिल। ये एसएससी का मशहूर क्वेश्चन है, आप उठा करके देख लेना किरण वाली बुक, इन पे कितने क्वेश्चन आए हैं। टिल और अनटिल दोनों एक ही बात है, लेकिन टिल का जो डबल एल है वो अनटिल का सिंगल एल हो जाता है। ये वाला जो अनटिल आप देख रहे हो ना, UNTILL, ये इनकरेक्ट स्पेलिंग है, समझ गए। तो ये स्पेलिंग गलत स्पेलिंग है,
इसमें सिंगल एल आता है, इसमें डबल एल आता है। दूसरी चीज, गेज करना प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। वो वाले पोल्स जो गेज कर रहे हैं, जो मेजर कर रहे हैं, गेज करना मतलब मेजर करना है ना। इनकम्बेंट, वो आदमी जो सत्ता में बैठा हो, जैसे अभी मोदी साहब बैठे हैं दिल्ली में, तो मोदी इज इनकम्बेंट, है ना, इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर। यहीं से हमने वर्ड निकाला है एंटी इनकम्बेंसी। इसका मतलब क्या होता है, जब पब्लिक सत्ता में बैठी हुई पार्टी को या लीडर को हटाने का काम करती है, उस मूड को एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है। अगर आप बोल दें आज एंटी इनकम्बेंसी है, तो आप यूं बोल रहे हैं कि इस चुनाव में जो पार्टी सत्ता में बैठी है वो हारेगी। समझ गए ना, एंटी इनकम्बेंसी को आप ऐसे इनकम्बेंट से बना करके रखें। यूनिफॉर्मली मतलब जिसकी एक फॉर्म हो। अच्छा, होल्ड ऑन टू, होल्ड ऑन टू एक फ्रेजल वर्ब है, इसमें ऑन और टू के बीच में आप जो है ना जो स्पेस ना छोड़ें, ये एक ही प्रेपोजिशन है, एडवर्ब का काम कर रही है एक्चुअल में। होल्ड ऑन टू का मतलब है जकड़े रहना, इसका सिनोनिम है क्लिंग टू, और इसका एक सिनोनिम है ग्रिप। तीनों ही का मतलब ये होता है किसी चीज को जकड़े रहना। क्लिंग की, अब एक काम करो, ये क्लिंग टू है ना, क्लिंग टू मैंने इस सेंटेंस में इसको यूज किया है। आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा दो और मुझे बता दो यहां पे क्लिंग की सेकंड फॉर्म क्लिंग आएगी, क्लैंग आएगी या क्लंग आएगी? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। द किड क्लिंग टू या क्लैंग टू या क्लंग टू हर मदर सीइंग अ डॉग। कुत्ते को देख करके बच्चा अपनी मां से जकड़ गया, है ना, उसको उसने चिपट गया जा करके। तो आपको क्लिंग की सेकंड फॉर्म को यहां पे यूज करना है। चलिए याद रखें, क्लिंग की सेकंड फॉर्म होती है, ऐसे चलती है, क्लिंग, क्लंग और क्लंग। बहुत लोग क्या करते हैं, इसकी सेकंड फॉर्म को क्लिंग्ड लिखते हैं, ये गलत है, ऐसा कोई वर्ड इंग्लिश में है ही नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म को क्लैंग लिखते हैं। क्लैंग नाम का वर्ड है, लेकिन उसका मतलब होता है शोर मचाना। क्लिंग की सेकंड फॉर्म क्लंग होती है, क्लैंग इज ए डिफरेंट वर्ड, उसका मतलब है शोर मचाना। तो शोर मचाना, इससे कोई कनेक्शन नहीं है इसका। क्लिंग, क्लंग, क्लंग, तो बनेगा द किड, क्लिंग निकाल दो, क्लैंग निकाल दो, और बचा क्लंग। द किड क्लंग टू हर मदर सीइंग अ डॉग। समझ गए ना? चलो आगे बढ़ते हैं। लेटर होता है बाद वाला, है ना। अ लीडिंग पोल ऑफ पोल्स पुट्स मिस्टर बाइडेन अहेड बाय अ सॉलिड 7.8%। कह रहा है एक लीडिंग पोल ऑफ पोल्स है, मतलब चुनावों का चुनाव, आपने चुनाव हो गए, उस चुनाव में कौन जीतेगा, फिर आपने उसके ऊपर भी एक पोल करवाया, पब्लिक से चुनाव करवाया। तो कह रहा है ऐसा जो लीडिंग पोल ऑफ पोल्स है ना, वो रखता है जो बाइडेन को आगे एक सॉलिड 7.8% से, मतलब उससे इतने परसेंट से आगे है डोनाल्ड ट्रंप से। कह रहा है अ वेल रिगार्डेड डेटा ड्रिवन वेबसाइट रनिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल्स ऑन पोल्स simulated 40,000 possible outcomes to find that Mr. Biden won 90 times out of 100। अब एक बहुत ही वेल रिगार्डेड, जानी मानी, जिसको बहुत रिगार्ड मिला है, और वेल रिगार्डेड है, अच्छे से रिगार्ड मिला है, समझ गया ना। तो कह रहा है अ वेल नोन या अ वेल रिगार्डेड, जानी मानी, डेटा से ड्राइव होने वाली वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट जो पूरा काम डेटा के ऊपर करती है ना। कह रहा है वो वेबसाइट जो रन कर रही है स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को, जो रन कर रही है सांख्यिक जो है मॉडल्स को। स्टैटिस्टिकल मॉडल्स मतलब जिसमें बहुत सारा डेटा यूज होता है, और किसके ऊपर मॉडल्स होंगे, पोल्स के ऊपर। कह रहा है इस वेबसाइट ने ना साइमुलेट किया, इस वेबसाइट ने रिप्रोड्यूस किया 40,000 पॉसिबल आउटकम्स को, 40,000 नतीजों को। और क्या करने के लिए, फाइंड करने के लिए दैट, वो ये कि बाइडेन जो है ना 100 में से 90 बार जीता। समझ लो क्या कहना चाह रहा है। इसने डेटा उठाया एग्जिट पोल्स का, उस डेटा से 40,000 आउटकम निकाले। भाई फर्स्ट आउटकम में शायद वो जीत रहा हो, सेकंड में वो जीत रहा हो, तो मतलब 90% आउटकम्स में से ना बाइडेन जीता, सिर्फ 10% में डोनाल्ड ट्रंप जीता। डेटा के हिसाब से इस वेबसाइट का ये मानना है। आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज, वेबसाइट की वर्ब है साइमुलेटेड। साइमुलेशन क्या होता है, अगर किसी चीज का आप लेबोरेटरी के अंदर उसका नाटक करो, आप उसको रिप्रोड्यूस करो, है ना, उसको मिमिक करो, रेप्लिकेट करो, तो वो कहलाता है साइमुलेशन। आउटकम का मतलब होता है नतीजा, कॉन्सिक्वेंस, जो आउट बाहर निकल करके कम हो, निकले, जो किसी चीज में से बाहर निकले वही नतीजा होता है, वही रिजल्ट होता है, वही आउटकम होता है, वही कॉन्सिक्वेंस होता है, वही इंप्लीकेशन होता है। कह रहा है हाउएवर, हालांकि एन एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स सिंस जनवरी 17 रिवील्स हाउ वोटर्स माइट रिगार्ड मिस्टर ट्रम्प्स परफॉर्मेंस disregarding what they may have said in response to opinion surveys। अब ये बात कर रहा है पुरानी। कह रहा है हालांकि एक एनालिसिस, एक विश्लेषण, और किसका, पॉलिटिक्स का, राजनीति का, और कब से, जनवरी 2017 से। कह रहा है ये एनालिसिस रिवील करता है
कैसे वोटर रिगार्ड करेंगे ट्रंप की परफॉर्मेंस को, कैसे वोटर जो है जज करेगा ट्रंप के प्रदर्शन को, और कैसे करेगा डिसरिगार्ड करते हुए उस चीज को व्हाट जिसको उन्होंने कहा हो प्रतिक्रिया में ओपिनियन सर्वेस के। हमारे जो अमेरिका के वोटर है ना वो कैसे हैं, ट्रंप के लिए भावुक हो जाते हैं, ओपिनियन सर्वे में बोल देते हैं बाइडेन जीतेगा, वोट डालने जाते हैं तब इसको डाले जाते हैं ट्रंप को भावुक होकर के। तो कह रहे एनालिसिस हमें यही बताता है जनवरी 2017 से आज तक का पॉलिटिक्स का अमेरिका की, कि वोटर जो है ट्रंप की परफॉर्मेंस को ऐसे रिगार्ड करते हैं कि वो डिसरिगार्ड कर देते हैं जो उन्होंने बोला होता है ओपिनियन सर्वे में और वोट डाल देते हैं ट्रंप को। आ जाओ इस सेंटेंस में देखने वाली चीजें, एनालिसिस की वर्ब रिवील्स, वोटर की माइट रिगार्ड, डिसरिगार्डिंग यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। खाना खाते हुए मैं टीवी देख रहा था, तो आई वॉज वॉचिंग टीवी हैविंग माई डिनर। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म साइमल्टेनियस एक्शन को बताती है, बस यही काम ये डिसरिगार्डिंग नाम का साइमल्टेनियस एक्शन बता रहा है। इस सेंटेंस में एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है ना, मैं एक सवाल के जरिए पूछूंगा ताकि आपको समझ में आए। इस सेंटेंस में आप क्या लगाओगे, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगाओगे? शी टोल्ड मी द ट्रूथ डैश आई वांटेड टू नो। चलो, शी टोल्ड मी द ट्रूथ दैट आई वांटेड टू नो विच दैट और व्हाट। आपने द देखा, आपने द देखा, एंटीसीडेंट के आगे द लगा हुआ है, आपको पता लग गया इस केस में सिर्फ दैट आता है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन की वीडियो तुमने देखी है, अगर ग्रामर सीरीज को तुम फॉलो करते हो, तो ये बच्चों का खेला है क्वेश्चन तुम्हारे लिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना। शी टोल्ड मी द ट्रूथ दैट आई वांटेड टू नो। अब देखो ये तो सिंपल है, अगर मैं यहां से दैट को निकाल दूं, सॉरी द ट्रूथ को निकाल दूं, अब बताओ मुझे क्या आएगा? उसने मुझे बताया जो मैं जानना चाहता था। अब बताओ उस केस में विच दैट या व्हाट आप क्या लगाओगे? चलो, विच या दैट में से और व्हाट में से यहां आएगा व्हाट। देखो पहले केस में क्या था, मैंने लिखा शी टोल्ड मी द ट्रूथ, उसने मुझे वो सच बताया जो मैं जानना चाहता था। यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट था द ट्रूथ, है ना। पर अगर मैं एंटीसीडेंट निकाल दूं, ऐसे केस के अंदर सिर्फ एक रिलेटिव प्रोनाउन आता है, वो है सिर्फ और सिर्फ व्हाट, है ना। जानते हो आप, देखो रिलेटिव प्रोनाउन की वीडियो देख लेना जिन्होंने नहीं देखी है, सिर्फ आपको टेस्ट कर रहा हूं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को आप टेस्ट करो। शी टोल्ड मी व्हाट आई वांटेड टू नो, क्योंकि जो उसने मुझे बताया वो यहां लिखा नहीं हुआ, इसलिए मैं बिना एंटीसीडेंट के वर्ड को लगाऊंगा रिलेटिव प्रोनाउन। बस यहां भी यही हुआ है, डिसरिगार्डिंग व्हाट दे मे हैव सेड इन रिस्पॉन्स टू ओपिनियन सर्वे। अब उन्होंने क्या कहा था ये तो लिखा नहीं हुआ, इसलिए हमारे पास एंटीसीडेंट नहीं होने की वजह से वर्ड को हमने यूज किया। ग्रामर क्विज में ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा आज का, है ना। चलो, कह ही केम टू पावर ऑन व्हाट वाज एसेंशियली अ नेटिविस्ट कॉल टू purportedly put America first, to fight for the middle class workers, losing job to foreigners और immigrants। कह रहा है वो पावर में आया, ट्रंप सत्ता में आया। अच्छा, किस चीज के ऊपर सवार होके? ऑन, उस चीज पे जो कि एसेंशियली, जो कि इंपॉर्टेंटली एक नेटिविस्ट कॉल थी, एक ऐसी पुकार थी जो एक लोकल आदमी की थी, है ना। नेटिविस्ट की जो है पुकार थी। अच्छा, लोकल आदमियों की क्या पुकार थी कि वो परपोर्टेडली पुट करना चाहते हैं अमेरिका को सबसे पहले, वो कथित तौर पे अमेरिका को दुनिया में सबसे आगे लाना चाहते हैं। अच्छा, और क्या करना चाहते हैं? फाइट करना चाहते हैं मिडिल क्लास वर्कर्स के लिए। अच्छा, कौन से मिडिल क्लास वर्कर्स हैं? जो लूज कर रहे हैं जॉब्स को विदेशियों के सामने और बाहर से आने वाले प्रवासियों के सामने। तो ट्रंप को वोट देने वाला इंसान वही है जो इंडियन चाइनीज से नफरत करता है, जिसको लगता है कि अमेरिका फर्स्ट नहीं रह गया है और इंडियन और चाइनीज उनकी नौकरियां खा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी वादे पे ट्रंप जो है सत्ता के अंदर आया था। समझ गए सेंटेंस को? अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करता हूं, बहुत ही आपको प्यारा लगेगा, मजा आएगा सुनकर के, है ना। शायद आपने पढ़ा नहीं हो पहले कभी। देखो, परपोर्टेडली का मतलब होता है कथित तौर पे, इसका एडजेक्टिव फॉर्म है परपोर्टेड, मतलब कथित। इसका सिनोनिम है रिपोर्टेड और अलेस्ड। तीनों के आगे एलवाई लगा दो तो तीनों एक दूसरे के सिनोनिम बन जाएंगे एडवर्ब फॉर्म में, और वैसे तीनों एडजेक्टिव फॉर्म में एक दूसरे के सिनोनिम है। तीनों का मतलब है कथित, है ना, कथित, पर तीनों में फर्क होता है। अगर आप मुझे बता सके इस सेंटेंस के जरिए मैं यहां क्या डालूंगा, तब मैं आपको बताऊं तीनों में से क्या लगेगा। पहले अपनी कोशिश करें, फिर मुझसे जवाब सुने। चलो, परपोर्टेड का मतलब होता है कथित तौर पे जिसको पूरी दुनिया मानती हो। अलेस्ड का मतलब होता है कथित तौर पे जिसको एक आदमी या एक संस्था मानती हो। रिपोर्टेड होता है जिसको रिपोर्ट किया गया हो, जिसके खिलाफ सबूत हो। समझ गए? ये रिपोर्टेड तो अलग हो गया दोनों से, जिसको रिपोर्ट किया गया है ना, जिसके लिए जो है कंप्लेंट डाली गई है, जिसको सबूत है जिसके खिलाफ। परपोर्टेड और अलेस्ड में परपोर्टेड के लिए बहुत बड़ी पब्लिक उसको कथित तौर पे मानती है,
अलेज्ड के लिए सिर्फ आप मानते हो या कोई एक पर्सन मानता है या कोई एक संस्था मानती है। जैसे एग्जांपल लो, मनु सिंह द डैश किलर ऑफ जेसिका लाल इज आउट ऑन बेल। मनु सिंह कथित किलर जो जेसिका लाल का वो बेल पे है। अब मुझे ये बता दो, जेसिका लाल का जो किलर है मनु सिंह, क्या एक इंसान बोलता है क्या इसको किलर है? कथित तौर पे इसका किलर ये सारी दुनिया मानती है, ये न्यूज में भी आ चुका है, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो ये अलेज्ड वाला केस नहीं है। अलेज्ड तब होता जब उसकी बहन ने केस लिखवाया होता जेसिका लाल की, पहले दिन ही अलेज्ड था, पर आज ये अलेज्ड नहीं है, आज ये परपोर्टेड है। समझ गए ना? तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, मनु सिंह परपोर्टेड किलर ऑफ जेसिका लाल इज आउट ऑन बेल। तो यहां पे अलेज्ड का कोई काम नहीं है, परपोर्टेड आएगा। अच्छा, यहां पे रिपोर्टेड भी आ सकता है, अगर ये किलर प्रूव हो जाए, कोर्ट में पुलिस डाल दे भाई चार्जशीट, ये रिपोर्ट कर दे, तब हम बोल देंगे द रिपोर्टेड किलर ऑफ जेसिका लाल। चलो आगे बढ़ते हैं, अलेज्ड और परपोर्टेड में फर्क करना सीखें। कह रहा द डिवाइसिव रिटोरिक दैट हिज 2016 कैंपेन एम्प्लॉयड टू दिस एंड कंटिन्यूड टू यील्ड रिच पॉलिटिकल डिविडेंड्स फॉर हिम अंटिल अर्ली 2020। कह रहा बांटने वाला डिवाइसिव, और रिटोरिक क्या होता है? चिकनी चुपड़ी बात। बांटने वाले चिकनी चुपड़ी बातें, बांटने वाले बड़े बड़े बोल, जो कि उसके 2016 कैंपेन में उसने एम्प्लॉय किए, जिसका उसने इस्तेमाल किया, और किस लिए? टू दिस एंड, इसी काम के लिए, फॉर दिस पर्पज, इसी बांटने के काम के लिए। तो कह रहे जो बड़े बोल है ना, वो कंटिन्यू रहे, जारी रहे, ला करके देना, यील्ड करना, बहुत ही रिच, बहुत ही बड़े बड़े सियासी फायदे, डिविडेंड उसके लिए। और कब तक लाते रहे? अंटिल अर्ली 2020 की शुरुआत तक। तो उसने बड़ी बड़ी बातें की, रिटोरिक डाले, 2016 के कैंपेन से अभी भी जारी है उसके, 2020 की शुरुआत तक उसने इन रिटोरिक से बहुत फायदा उठाया। पर उसके बाद कोरोना हो गया, इस रिटोरिक का इसको नुकसान होने लगा। आज और सेंटेंस में देखने वाली चीजें, डिवाइसिव एडजेक्टिव है, बांटने वाला। अच्छा, टू दिस एंड एक फ्रेज होता है, फॉर दिस पर्पज, है ना, इस काम को करने के लिए आप यूज करते हैं टू दिस एंड। रिटोरिक वर्ड आप जानते हैं, इसके सिनोनिम्स मैंने आपको बहुत बार लिखवाए हैं, है ना। एक काम करें, ले आप 5 सेकंड 10 सेकंड, मुझे इसके 4 सिनोनिम, रिटोरिक मतलब बड़े बोल या चिकनी चुपड़ी बातें, इसके 4 सिनोनिम माइंड में अपने डालें, मतलब उनको रिवाइज करें, फिर मैं यहां लिखता हूं। चलो भाई, अगर मैं याद कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ये मत सोचा करो सर इतने सारे मैं कैसे याद करूंगा। पहला है ग्रैंडी लोक्वेंस, दूसरा है मैग्नी लोक्वेंस, दोनों का मतलब है बड़े बड़े लोक्वेंस, है ना, बड़े बड़े बोल। ग्रैंड और मैग्नो दोनों का मतलब होता है बड़ा। अच्छा, 2 और हैं इसके, एक तो बहुत खूबसूरत है, अभी लिखता हूं, 1 मिनट रुको, है ना, बॉल्डर डैश, यहां कहां चला गया, बॉल्डर डैश, है ना। अच्छा, एक और है इसका एम्बेलिशमेंट। ये बेल रूट आपने खबरी पे किया है मेरे साथ 4-5 दिन पहले ही। बेल का मतलब होता है सजावट करना, एम्बेलिशमेंट मतलब सजे धजे बोल, बड़े बड़े बोल, एम्बेलिशमेंट। तो ये चारों सिनोनिम है किसके? रिटोरिक के। याद करें इनको, स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत बार बार पूछे जाते हैं, अच्छे सिनोनिम्स हैं इसके। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हाउएवर ऑल दिस चेंज्ड व्हेन द ऑनसेट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक एंड एपिडेमियोलॉजिकल चैलेंज दैट द व्हाइट हाउस वाज अनेबल टू मीट। कह रहा है हालांकि सब कुछ ये बदल गया, ये जो फायदे उठा रहा था अपनी बातों के, सब बातें जो है धरी की धरी रह गई। कब? साथ ही ऑनसेट के, शुरुआत के कोविड-19 पैंडेमिक के। अच्छा, ये पैंडेमिक क्या है? ये एक एपिडेमियोलॉजिकल चैलेंज है, ये एक महामारी विज्ञान का एक बहुत बड़ा चुनौती है, और जो वो चुनौती है जिसको व्हाइट हाउस अनेबल था मीट करने में, जिस चैलेंज को सामना करने में जो है सक्षम नहीं था। तो कोविड के बाद, इस एपिडेमियोलॉजिकल चैलेंज के बाद सब कुछ बदल गया, जो है ना डोनाल्ड ट्रंप के लिए। सेंटेंस सिंपल है, देखने वाले 2 वर्ड्स आए हैं और ग्रामर रूल है, ध्यान से लिखना। ऑनसेट का मतलब होता है शुरुआत, है ना, बिगिनिंग बोल दो, स्टार्ट बोल दो, कमेंसमेंट बोल दो, शुरुआत को बोलते हैं ऑनसेट। वर्ड आया एपिडेमियोलॉजिकल। एक काम करो आप, ये पहले सेंटेंस के अंदर मुझे ढूंढ के बता दो एरर क्या है। आजकल ऐसी एरर्स खास करके बैंकिंग एग्जाम में आ रही है, एसएससी में तो पहले भी आती थी। इस सेंटेंस के अंदर मुझे एरर ढूंढ के बता दो आप। चलो, ये देखो, आजकल ऐसी एरर नहीं आ रही जिसमें आप सीधे सीधे ग्रामर रूल लगा पाओ, है ना, पार्ट ऑफ स्पीच में जाना पड़ेगा। एपिडेमियोलॉजी होती है नाउन, इसका मतलब होता है लॉजी मतलब साइंस, एपिडेमिक होता है मतलब महामारी। एपिडेमिक का साइंस, एपिडेमिक की लॉजी होती है एपिडेमियोलॉजी, मतलब साइंस ऑफ महामारियां। अब देखो, इस नाउन से हम जब एडजेक्टिव बनाते हैं तो हम लॉजी नहीं लिखते, हम लिखते हैं लॉजिकल। जैसे अब बायोलॉजी होती है,
जीव विज्ञान, इससे एडजेक्टिव बनाते हो तो आप बनाते हो बायोलॉजिकल, है ना। वैसे ही फिजियोलॉजी मतलब शरीर विज्ञान, और फिजियोलॉजी से आप बनाते हो फिजियोलॉजिकल नाम का एडजेक्टिव। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, रिसर्च फोकस करती है फिजियोलॉजी फैक्टर पे जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी जिंदगी को, लाइफ स्पैन को। ऑन प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है फैक्टर्स, रिसर्च आपका सब्जेक्ट है, फोकस्ड आपकी वर्ब है। ध्यान से देखना, अगर ऑन का सब्जेक्ट, ऑन प्रिपोजिशन का वर्ब, ये फैक्टर्स नाम का नाउन है, तो फिजियोलॉजी यहाँ क्या कर रहा है, मतलब फिजियोलॉजी की एडजेक्टिव फॉर्म हमें चाहिए थी। फिजियोलॉजी तो एक नाउन है मेरे भाई, दो दो नाउन एक साथ क्यों आएंगे, कंपाउंड नाउन थोड़ा ना बन रहा है यहाँ पे। यहां पे मुझे इसकी एडजेक्टिव फॉर्म को यूज करना चाहिए, समझ गए। तो ये सेंटेंस में एरर है। द रिसर्च फोकस्ड ऑन द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस्ड आवर लाइफ स्पैन। तो आजकल एडवर्ब की जगह एडजेक्टिव, नाउन की जगह एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की जगह प्रपोजिशन ऐसे लगा के दे रहा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको पार्ट ऑफ स्पीच में जाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आज के ग्रामर रूल में ये वाला कॉन्सेप्ट भी देखोगे आप, पार्ट ऑफ स्पीच वाला। चलो, कह रहा दिस वॉज पार्ट बंगलिंग द रिजल्ट ऑफ chaotic executive decision making and part apathy born of Mr. Trump's disdain for masks, social distancing and lockdowns। कह रहा है ये जो ऊपर वाला चैलेंज था ना, दिस वॉज, ये था आंशिक तौर पे बंगलिंग। बंगलिंग का मतलब होता है मिसमैनेजमेंट, इसको पंजाबी बोलते हैं झल्लापन, है ना, हिंदी में भी वर्ड आ गया है, तो इसको बोलते हैं मिसमैनेजमेंट, झल्लापन। तो कह रहा है आधा रीजन तो था इसका झल्लापन। ये कौन सा झल्लापन था, ये वो था जो रिजल्ट था उस केओटिक एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग का, उस बिना ऑर्डर वाली, उस तहस नहस, डिसऑर्डरली या एनार्किकल या केओटिक एग्जीक्यूटिव डिसीजन को मेक करने की पॉलिसी का। कह रहा है एक तो ये था बंगलिंग, है ना, पार्ट ये था इसका हिस्सा, और दूसरा पार्ट था इसकी असंवेदनशीलता, इसकी अपथी, और वो असंवेदनशीलता जो बोर्न आउट ऑफ निकली थी, जो पैदा हुई थी ट्रंप की उस डिसडेन से, ट्रंप की उस नफरत से, जो इन तीन चीजों की उसको है, एक तो मास्क की, एक सोशल डिस्टेंसिंग की, एक लॉकडाउन की। ट्रंप क्या कहता था शुरू में कि भाई कोई कोरोना नहीं है, तो इसने झल्लापन दिखाया, बंगलिंग दिखाई, है ना, मिसमैनेजमेंट थी इसकी। दूसरा, ट्रंप कहता था मास्क मत पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग मत करो, लॉकडाउन में नहीं लगाऊंगा। तो दोनों ही रीजन थे जिसकी वजह से ट्रंप इस चैलेंज को मीट नहीं कर पाया। समझ गए ना, पार्ट बंगलिंग, पार्ट एपथी। अब आ जाओ वर्ड्स देखने वाले। दिस और वॉज आपके सब्जेक्ट और वर्ब है, सबसे जरूरी चीज देखने वाली यही थी। बंगलिंग का मतलब होता है झल्लापन, मिस हैंडलिंग बोल दो, मिस मैनेजमेंट बोल दो, या इसको बोल दो बॉच। अच्छा, केओटिक होता है जिसमें केओस हो, अराजकता फैली हो, केओटिक मतलब फुल ऑफ केओस। तो केओटिक, एनार्किकल और डिसऑर्डरली तीनों एडजेक्टिव हैं, केओस, एनार्की और डिसऑर्डर तीनों नाउन है। डिस्डेन का मतलब है नफरत, हेट या रिजेक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हाउ एवर, कहाँ गया, हाँ, कह रहा है इवन दिस इन दिस अप्रोच हाउ एवर अनसाइंटिफिक ही मे हैव वन वोटर सिंपैथी परहैप्स बिकॉज सम अप्रिशिएटेड हिज डिजायर टू रीओपन द इकोनॉमी रिगार्डलेस ऑफ कोविड-19। कह रहे यहां तक कि इस अप्रोच में भी, यहां तक कि इस पूरे वाले ऊपर वाले काम में भी, चाहे वो कितना भी अनसाइंटिफिक हो, चाहे ट्रम्प की बातें कितनी भी अवैज्ञानिक हो, उसने हो सकता है जीत लिया हो वोटर की सिंपैथी को। शायद इसलिए, परहैप्स बिकॉज, क्योंकि कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ लोगों ने प्रशंसा की उसके उस डिजायर की जो था रीओपन करने का इकोनॉमी को, बिना रिगार्ड दिए, बिना तवज्जो दिए कोविड-19 को। तो ट्रंप क्या कहता है, चाहे दुनिया मर जाए पर लॉकडाउन्स नहीं लगने चाहिए, क्योंकि लोग भूख से ज्यादा मरते हैं, कोविड से कम मरते हैं। बात भी इसकी सही है ना। तो कह रहे कुछ लोगों ने, चाहे कितनी भी अनसाइंटिफिक बातें करता हो, फिर भी इसकी, कुछ लोगों ने इसकी प्रशंसा की होगी, क्योंकि उनको लगता है कि ट्रंप सही कहता है, रीओपन करना इकोनॉमी को सबसे ज्यादा जरूरी है, कोविड को परवाह किए बिना। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीजें। सब्जेक्ट वर्ब आप मार्क कर रहे हो। रिगार्डलेस का मतलब होता है बिना रिगार्ड दिए, बिना तवज्जो दिए। कह रहा इट इज दिस सेंटिमेंट दैट माइट प्रूव टू बी मिस्टर बाइडेंस अनडूइंग एज वोट टेलिंग कम्स टू ए क्लोज इन द डेज एंड वीक्स अहेड। बाइडेन बिल्कुल इसका उल्टा है। बाइडेन कहता है लॉकडाउन लगा करके रखो जब तक पूरा कोरोना ना निकल जाए। कह रहा है ये जो सेंटिमेंट है ना, इट इज दिस सेंटिमेंट, यही वो भावना है जो प्रूव हो सकती है, दैट माइट प्रूव, जो कि प्रूव हो सकती है। और क्या हो सकती है, बाइडेन का अनफेलियर, बाइडेन की अनडूइंग, बाइडेन का दुर्भाग्य। और कब, जैसे ही वोट टेलिंग कम होती है, पास आती है, एक क्लोज के, एक एंड के, आने वाले दिनों में और वीक्स में, अहेड आगे।
तो कह रहे यही ऊपर वाली बात जिसमें लोग ट्रंप को सपोर्ट करते हैं और बाइडन को गाली देते हैं, कह रहे यही बाइडन का प्रूव हो सकती है, एक अनडूइंग एक उसका फेलियर। आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीजें। अनडूइंग इसका मतलब होता है आपकी नाकामयाबी या आपका दुर्भाग्य। दैट वन मिस्टेक वॉज हिज अनडूइंग, वो एक गलती ही उसका दुर्भाग्य है, उसका फेलियर है, मतलब एक गलती ही उसका सारा का सारा मिसफॉर्चून है। समझ गए ना, अनडूइंग वर्ड को आप ऐसे याद रखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देयरिन लाइज अ मेजर फोर्स लाइकली टू शेप द डिन्यूमेंट ऑफ दिस इलेक्शन। कह रहा वहीं पे, देयरिन का मतलब है वहीं पे, कह रहा वहीं पे लाई करता है एक बहुत ही बड़ा फोर्स जो कि लाइकली है कि शेप करेगा इस इलेक्शन के डेन्यूमेंट को, इस इलेक्शन के कॉम्प्लिकेटेड फाइनल रिजल्ट को। डेन्यूमेंट का मतलब होता है क्लाइमेक्स एंड रिजल्ट, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि बहुत पेचीदा है। तो बड़ा पेचीदा सा रिजल्ट आने वाला है और ये मेजर फोर्स जो है ना इसको शेप करता है। सेंटेंस में देखने वाली चीज देखो, सेंटेंस अभी आगे कंटिन्यूड है ना, इसको आगे पढ़ेंगे। पहले ये देयरिन को देख लेते हैं होता क्या है। देयरिन एक एडवर्ब है, खबरी में मैंने 10 दिन पहले करवाया था देयरिन और वेयरिन को। देयरिन का मतलब होता है वहीं पे, वेयरिन होता है जहां पे। समझ गए ना, वेयर मतलब जहां, देर मतलब वहां, तो वेयरिन मतलब जहां जिसके अंदर, देयरिन मतलब वहीं उसके अंदर। अब देखो ये दोनों एडवर्ब्स हैं, ये कभी भी सेंटेंस के शुरू में आकर के सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनती है। अगर आप यहां पे देखो तो सब्जेक्ट है मेजर फोर्स, एडवर्ब से सेंटेंस शुरू हुआ है, सेंटेंस के अंदर इन्वर्जन हुआ है, सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले सेंटेंस की वर्ब आ गई। अब इससे कंफ्यूजन क्या होता है, मान लो यहां पे मेजर फोर्स की जगह मेजर फोर्सेस लिखाओ फॉर एग्जांपल, है ना, मेजर फोर्सेस। अब मेजर फोर्सेस के लिए जो वर्ब आएगी ना, मेजर फोर्सेस के लिए जो वर्ब आएगी वो लाइज नहीं आएगी, वो आएगी लाई। समझ गए, लाई। तो कुछ लोग देयरिन वेयरिन को सोच करके देख करके सोचते हैं इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, पर ऐसा केस नहीं है। आपको क्या सब्जेक्ट को देखना है, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगानी है, अगर वो प्लूरल है, फोर्सेस है, तो वर्ब प्लूरल लगानी है। तो देयरिन और वेयरिन का खास ध्यान रखना, ये एडवर्ब्स कभी भी वर्ब को डिसाइड नहीं करती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये मेजर फोर्स बताएगा कौन सी है। द पैंडेमिक हैज रिजल्टेड इन अ मैसिव शिफ्ट इन द बैलेंस ऑफ वोटिंग मेथड्स टुवर्ड अर्ली वोटिंग, मेल इन वोटिंग एंड एब्सेंटी वोटिंग। कह रहा पैंडेमिक रिजल्ट हो चुकी है एक बहुत ही बड़े बदलाव में, एक शिफ्ट में, और किसके अंदर, बैलेंस के अंदर। अच्छा बैलेंस किसका, वोटिंग का, वोटिंग मेथड का। अच्छा किसकी तरफ, एक तो अर्ली वोटिंग की तरफ, एक मेल इन वोटिंग की तरफ और एक एब्सेंटी वोटिंग की तरफ। अमेरिका में आप अपने घर से भी वोट कर सकते हो लेटर भेज के। इस पैंडेमिक के कारण यही हो रहा है, आधे लोग मेल इन वोटिंग से करेंगे, आधे लोग खुद आकर के करेंगे, है ना, और आधे लोग एब्सेंटी वोटिंग, ये तीसरा ही कोई तरीका है। तो कह रहा है इससे चुनाव के रिजल्ट पे और आखिरी रिजल्ट पे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। अब देखो बताएगा कैसे। कह रहा है मिस्टर ट्रम्प हैज अटैक्ड मेल इन वोटिंग विद फैक्चुअली अनफाउंडेड क्लेम्स रिगार्डिंग पोटेंशियल फॉर फ्रॉड एंड डेमोक्रेटिक कॉन्स्पिरेसी। कह रहे ट्रम्प साहब ने अटैक किया है मेल इन वोटिंग को, और कैसे, फैक्चुअली अनफाउंडेड क्लेम्स के जरिए, ऐसे क्लेम्स दावों के जरिए जो कि फैक्चुअली तथ्यात्मक तौर पे अनफाउंडेड है, बेसलेस है ना। अच्छा कैसे क्लेम्स हैं, रिगार्डिंग है उस संभावना के, पोटेंशियल के, जो है एक 400 BC फ्रॉड की और एक डेमोक्रेटिक पार्टी के षड्यंत्र की, कॉन्स्पिरेसी की। तो ट्रम्प क्या बोलता है, मेल इन वोटिंग से जो भी वोट आते हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी को जाते हैं, क्योंकि इनकी कॉन्स्पिरेसी है, मेरे वोटों को रास्ते में ही उड़ा लेते हैं। समझ गए ना। तो ट्रम्प कहता है मेल इन वोटिंग इज ए फ्रॉड। अब देखो सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स, अनफाउंडेड जो फाउंड ना किया गया हो, फाउंड का मतलब है एस्टेब्लिश करना, अनफाउंडेड मतलब अनएस्टेब्लिश्ड या बेसलेस, है ना, एक एडजेक्टिव है अनफाउंडेड। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है एक बड़ा षड्यंत्र। इसके लिए अपने पास 3 अच्छे वर्ड्स हैं, प्लॉट, कबैल एंड मैकेनेशन। मैकेनेशन आप जानते हैं, मैकियावेली नाम के एक डिप्लोमेट के ऊपर बना है, जिसको वेस्ट का चाणक्य बोलते हैं, है ना, बहुत ही षड्यंत्र करता था, बड़े बड़े चालें चलता था, वहीं मैकियावेली से हमने वर्ड बना दिया मैकेनेशन। तो मैकेनेशन का मतलब क्या है, बहुत ही बड़ा षड्यंत्र। इन दोनों वर्ड्स को देखना, मैकेनेशन और कबैल को। करेक्ट, गिवन दैट वेल ओवर 90 मिलियन वोट्स हैव बीन कास्ट ऑलरेडी थ्रू द लेटर चैनल्स and that far more Republicans and Trump supporters are likely to vote in person on November 3rd, the early results will likely show a significant lead for Mr. Trump. कह रहा दिया गया देखते हुए इस चीज को, अच्छा क्या चीज, कह रहा बहुत ज्यादा, वेल ओवर, बहुत ज्यादा 90 मिलियन वोट से, है ना,
तो कह रहा 90 मिलियन वोट से ज़्यादा, 9 करोड़ वोट से ज़्यादा ऑलरेडी कास्ट हो चुके हैं। और किसके जरिए? बाद वाले चैनल्स के जरिए, मेल इन वोटिंग और एब्सेंटी वोटिंग के जरिए। तो कह रहे इस बात को देखते हुए, अच्छा और कौन सी बात को? दूसरी बात ये दैट ये कि इससे भी ज़्यादा रिपब्लिकन और ट्रम्प सपोर्टर जो हैं लाइकली हैं वो वोट करेंगे खुद आकर के रूबरू इन पर्सन नवंबर 3 को। कह रहे इन दोनों चीज़ों को गिवन देखते हुए हुआ क्या, जो अर्ली रिजल्ट्स है ना वो लाइकली संभावित तौर पे शो करेंगे एक बहुत ही बड़ी लीड ट्रंप के लिए। देखो सारे के सारे ट्रंप सपोर्टर बोलते हैं हम मेल इन वोटिंग से वोट नहीं करेंगे। 3 तारीख को सबके सब आकर के रूबरू वोट करने वाले हैं। अब जो डेमोक्रेट वाले हैं उन्होंने अपने वोट ले लिए सारे के सारे, किससे? लेटरों के जरिए। तो 3 तारीख को जो है ना अर्ली रिजल्ट्स के अंदर ट्रंप को लीड मिलने वाली है, क्योंकि लेटर्स बाद में खोले जाएंगे 4 तारीख को। 3 तारीख को जो रूबरू होगा उसके रिपोर्ट जो है ना वोट गिन लिए जाएंगे, समझ गए ना। तो कह रहे ट्रंप के लिए बहुत भारी लीड निकलेगी 3 तारीख को। चलो आगे बढ़े। कह रहा है हाँ, इफ एज इज लाइकली द स्केल स्टार्ट टिपिंग टुवर्ड मिस्टर बाइडन as the mail-in votes are tallied, the stage will be set for Mr. Trump to formally allege voting fraud and escalate the matter to the Supreme Court, a court that did not hesitate to rule on the 2000 election favoring Republican George W. Bush. कह रहा if अगर ऐसा हुआ, और कैसा, जो कि लाइकली भी है, जो बड़ा संभावित भी है। कह रहा अगर स्केल जो है ना, अगर जो मीटर की सुई जो है स्टार्ट हो गई टिप करना, झुकना मिस्टर बाइडन की तरफ, और कब? जैसे ही मेल इन वोट्स को टैली किया जाता है, जैसे ही लेटर से आए हुए वोट्स को गिना जाता है। मतलब 3 तारीख को तो ट्रंप को लीड मिल गई, अगर 4 तारीख को बाइडन को लीड मिलने लगी, किनके? लेटर वाले वोट्स के जरिए। कह रहा जो कि होना भी है, अगर ऐसा हो गया तो कह रहा स्टेज सेट हो जाएगा, एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा, माहौल बन जाएगा मिस्टर ट्रंप के लिए कि वो फॉर्मली अलेज करेगा एक वोटिंग फ्रॉड को और एस्केलेट कर देगा इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में। ये एक ऐसी कोर्ट है जिसने बिल्कुल भी परहेज नहीं किया था रूल करने पे 2000 के इलेक्शन में, सन 2000 के इलेक्शन में, और फेवर करते हुए रिपब्लिकन जॉर्ज डब्ल्यू बुश को। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट फैसला भी दे सकती है। तो ट्रंप का पूरा प्लान क्या है? 3 तारीख को तो मैं लीड करूंगा, 4 को जैसे ही बाइडन लीड करेगा मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा और बोल दूंगा देखो देखो बाइडन ने फ्रॉड करवाया है। बहुत अच्छा इसका प्लान है, बहुत मजा आएगा आपको सुन के, जैसे बच्चों वाली सी स्टोरी चल रही है। अभी सेंटेंस में देखने वाली चीजें देख लेना, आया ही नहीं कुछ देखने वाला। टैली का मतलब होता है जोड़ना, अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना, हेजिटेट का मतलब होता है संकोच करना, है ना। चलो, रूल का मतलब होता है फैसला देना। कह रहा गिवन दैट द रिपब्लिकन कंट्रोल सेनेट रिसेंटली रश्ड टू फिल एन एम्प्टी सीट ऑन द कोर्ट विद कंजर्वेटिव जज एमी कोनिक बारेट, the 6-3 majority on the court favoring conservatives may well have a bearing in such eventuality। कह रहे देखते हुए इस चीज को, वो ये कि रिपब्लिकन कंट्रोल जो सेनेट है, जो सेनेट होती है वहां की, शायद जो अपर हाउस होता है उसको सेनेट बोलते हैं, तो वहां का जो अपर हाउस है रिपब्लिकन कंट्रोल है, उसने हाल में ही रश कर दिया, उसने हाल में ही जल्दबाजी कर दी कि वो फिल करे एक एम्प्टी सीट को कोर्ट के अंदर। और कैसे? एक कंजर्वेटिव जज के साथ, ऐसा जज जो रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करता है, दकियानूसी विचारों का है, कंजर्वेटिव है, राइट विंग वाला है ना, और जिसका नाम है एमी कोनिक बारेट। और कैसे? कह रहा 6-3 मेजोरिटी जो है इस कोर्ट के अंदर जो फेवर करती है कंजर्वेटिव्स को, वो हो सकता है मे वेल हैव, उसका एक बेरिंग हो, एक इन्फ्लुएंस हो ऐसे एक इवेंचुअलिटी में, ऐसे एक किस्से के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, वहां पे जज भी अपना बिठा दिया पहले ही, 6-3 मेजोरिटी के साथ रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करने वाले जज वहां की कोर्ट में बैठे हैं। तो जैसे ही ये कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट हो सकता है इलेक्शन पे स्टे भी लगा दे। तो इसने पहले से इंतजाम कर दिया, अगर मैं कोर्ट में गया तो कोर्ट में मेरी ही जीत हो, ट्रंप ने ऐसा कर दिया है। देखने वाले वर्ड्स, कंजर्वेटिव मतलब राइट विंग वाला, दकियानूसी जो थोड़े से नेशनलिस्ट होते हैं ना, वो कंजर्वेटिव होते हैं। अच्छा, इवेंचुअलिटी होती है आखिरी कोई रिजल्ट निकले, कोई ऐसा किस्सा हो जो लास्ट रिजल्ट जो होता है ना, उसको कहते हैं इवेंचुअलिटी। बेरिंग होता है इन्फ्लुएंस या वेट, है ना, प्रभाव। कह रहा ओनली अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बाय मिस्टर बाइडन ऑन इलेक्शन डे टू ऐड टू द अर्ली वोटिंग लीड्स विल ऑब्विएट दिस पॉसिबिलिटी। कह रहा है महज एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, एक मजबूत प्रदर्शन मिस्टर बाइडन के द्वारा इलेक्शन वाले दिन, जो कि ऐड टू करेगा, जो कि जुड़ जाएगा अर्ली वोटिंग लीड में, उसके लिए शुरुआती वोटिंग के अंदर बढ़त में। कह रहा महज ये परफॉर्मेंस ही ऑब्विएट कर सकती है, दूर कर सकती है इस पॉसिबिलिटी को।
अगर बाइडेन को पहले दिन लीड नहीं मिली तो ट्रंप पक्का सुप्रीम कोर्ट जाएगा और एक केस लगा करके वोटिंग के ऊपर, इस इलेक्शन के ऊपर स्टे लगवाएगा। तो बाइडेन को मिलना जरूरी है अगर इस पॉसिबिलिटी को ऑब्विएट करना है, दूर करना है। ऑब्विएट वर्ड समझ गए होंगे आप, टू मेक समथिंग ऑब्वियस, टू डू अवे विद, टू एलिमिनेट अ पॉसिबिलिटी, है ना। चलो आ जाओ आज के क्विज में। अब मेरे हिसाब से आपके लिए क्विज जो ना सिंपल हो जाएगा। क्विज मैं खोलता हूं, इतना में एक शेयर देना इस वीडियो को। शुरू में मैं बोलता नहीं हूं, पर शेयर करने से बहुत फर्क पड़ता है। आपको दूसरे टीचर्स बोलते होंगे, बहुत सारे चैनल्स बोलते होंगे, मेरी आदत नहीं है, लेकिन जब जब आप शेयर करते हो वीडियोस वायरल होती हैं। आप देख सकते हैं पिछले 15 दिनों में बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई हैं। देखो इसको ध्यान से देखना। चारों क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाले शुरू करते हैं। एरर को फाइंड आउट करना था, है ना। विद द हेल्प ऑफ एवरी मेडिकल मेडिसिन मशीन एंड मार्वल हर मिनिएचर बॉडी कुड एंड्योर क्रोनिक सिक डियाना क्लैंग टू लाइफ। कह रहा है हेल्प के साथ, मदद के साथ, हर मेडिकल मशीन के और मार्वल के, मार्वल का मतलब होता है चमत्कार, तो हर मेडिकल मार्वल और मशीन के सहारे, विद उसकी हेल्प के साथ, और जो वो सहारे जो उसकी छोटी सी बॉडी एंड्योर कर सकती थी। तो मतलब ये डियाना कोई छोटी बच्ची है ना। तो कह रहे जो उसकी छोटी सी बच्ची सह सकती थी हर उस मशीन के सहारे। तो ये जो बहुत वक्त से इल जो सिक जो डियाना थी ना, वो चिपकी रही अपनी जिंदगी के साथ। क्लैंग टू लाइफ का मतलब क्या है, जिंदगी से जकड़े रहना, उसके साथ एक हग किए रहना, है ना। अब देखो सेंटेंस में दिक्कत क्या है, दो दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत है क्लैंग नाम का वर्ड होता ही नहीं। क्लिंग की सेकंड फॉर्म होती है क्लंग, समझ गए ना। एरर नंबर 1 थी, क्लैंग मैंने लिखा हुआ था, वो गलत वर्ड है। क्लैंग का मतलब होता है शोर मचाना। डियाना लाइफ के लिए शोर नहीं मचा रही है, डियाना लाइफ से चिपकी हुई है ना। दूसरा, क्रॉनिक यहाँ पे एक एडवर्ब फॉर्म में होना चाहिए, ना कि एडजेक्टिव फॉर्म में। ऐसी डियाना जो सिक है, सिक एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है दूसरा एक एडवर्ब। तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए क्रॉनिकली, एक एडवर्ब फॉर्म में, क्रॉनिकली सिक डियाना। समझ गए ना। मैंने आपको बताया भी था, पार्ट ऑफ स्पीच को आपको पकड़ना है। अगर आपको एडवर्ब की जरूरत है मेरे भाई, तो क्रॉनिकली लगाओ, क्रॉनिक नाम का एडजेक्टिव यहाँ पे यूज ना करो। तो क्रॉनिकली आएगा और क्लंग आएगा, ऐसे सेंटेंस सही होगा। 2 एरर्स है। आ जाओ दूसरे पे। द रिसर्चर्स फाउंड डैश वॉज डैश द ओल्डेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। रिसर्चर्स ने फाउंड किया, पाया, जो कि दुनिया का सबसे पुराना ट्री है। अब मुझे बता दो, सबसे पुराना ट्री है दुनिया का, अगर ये बात कोई एक आदमी बोलेगा या पूरी दुनिया बोलेगी? मैं बोल दूं ये ट्री दुनिया का सबसे पुराना है और कोई इसको माने नहीं, कथित तौर पे अगर पुराना होगा तो सारी दुनिया उसको मानेगी। अगर जिसको सारी दुनिया मानती है तो वहां पे एलिजिडली यूज नहीं होता। तो बी एलिमिनेट हो गया और डी एलिमिनेट हो गया। तो या तो आएगा परपोर्टेडली यहां पे या ये वाला, ठीक है ना। ए या सी में से एक आपका आंसर है। अब देखो यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। रिसर्चर्स ने क्या फाउंड किया, फाउंड के बाद में एंटीसीडेंट आपको दिया ही नहीं हुआ। मान लो मैं लिख देता रिसर्चर्स फाउंड द ट्री, मान लो एंटीसीडेंट आपको दे दूं, अगर द ट्री दे दूं तब तो आप दैट लगाते अच्छे लगते हो, लेकिन यहां पे एंटीसीडेंट मैं आपको नहीं दे रहा। इस केस में आप लगाओगे व्हाट को। सी आपका आंसर हो गया। रिसर्चर्स ने पा लिया वो चीज, फाउंड कर ली वो चीज जो कि मानी जाती है कथित तौर पे दुनिया का सबसे पुराना ट्री। समझ गए ना। तो यहां पे व्हाट, यहां पे परपोर्टेडली। तीसरा देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए सिनोनिम द वर्ड रिटोरिक। इनमें से कौन रिटोरिक वर्ड का सिनोनिम नहीं है। रिटोरिक मतलब बड़ी बड़ी बातें। इसका सिनोनिम पहला था बॉल्डरडैश, दूसरा था मैग्नीलोक्वेंस, तीसरा था ग्रैंडीलोक्वेंस। अब ये ग्रैंडीलोक्वेंट क्या है, देखो ग्रैंडीलोक्वेंट एक एडजेक्टिव है। ग्रैंडीलोक्वेंट का मतलब होता है बड़ी बड़ी बात करने वाला। इसके आगे आप लिखोगे ग्रैंडीलोक्वेंट मैन, ग्रैंडीलोक्वेंट वुमन, ग्रैंडीलोक्वेंट बॉय, ग्रैंडीलोक्वेंट लीडर। ग्रैंडीलोक्वेंट का अपने आप से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। यहां पे आपको इस रिटोरिक नाउन के सिनोनिम पूछे थे, एडजेक्टिव फॉर्म जो इसकी सिनोनिम नहीं बन सकती। तो बी, डी और सी इसके सिनोनिम है, ग्रैंडीलोक्वेंट नहीं है। तो ए जो है ना वो आपका आंसर हो गया। समझ रहे होंगे, है ना। चलो, देयर इन डैश द विकेट डैश दैट प्रूव टू बी सैमुअल्स अनडूइंग। वहीं पे लाई, ले या लाइज या लाइस, क्या लाई करता था, वो बड़ा ही विकेड मैकेनाइजेशन कबैल और कबैल्स, जो कि प्रूव हुआ सैमुअल का अनडूइंग। मैं आपको यहां पे 10 सेकंड देता हूं, एक बार फिर से कोशिश करो। बहुत सिंपल है अगर आप लॉजिक से चलोगे तो। चलो देखो, इसमें लॉजिक ये है, देयर इन शुरू में आया तो सेंटेंस की एडवर्ब शुरू में आने की वजह से सेंटेंस में इन्वर्जन होगा। यहां पे वर्ब आएगी, ये विकेड एडजेक्टिव है, यहां पे सब्जेक्ट आएगा। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब।
अगर कबैल सिंगुलर है तो वर्ब आपकी सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर कबैल्स प्लूरल है तो वर्ब आपकी प्लूरल होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो कहाँ कहाँ प्लूरल सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब आई हुई है। मैकेनेशंस, इसके लिए लगा हुआ लाइज, प्लूरल सब्जेक्ट और जो है सिंगुलर वर्ब। इस एस की वजह से बी हो गया गलत, समझ गए ना। ये तो प्लूरल है मैकेनेशंस और इसके आगे लगा हुआ लाइज, लाइज तो सिंगुलर होता है ना, तो ये एस की वजह से ये गलत हो गया। अब देखो मैकेनाइजेशन के आगे लाई, कबैल्स के आगे लाई और कबैल के आगे ले। अब ए सी डी और में से आपका एक आंसर निकलेगा, ध्यान से देखना। मैकेनेशन का मतलब होता है षड्यंत्र, मैकेनाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज का सिस्टम बनाना, किसी चीज को मशीनों में ढालना। मैकेनेशन मतलब षड्यंत्र, मैकेनाइजेशन का मतलब है किसी चीज का मैकेनिज्म बनाना, सिस्टम बनाना। यहां पे हम षड्यंत्र की बात कर रहे थे, विकेड मैकेनेशन। तो मैकेनाइजेशन वर्ड जो है वो वैसे ही गलत है, यहां पे यूज नहीं होगा। अब बचा क्या, ए और सी। यहां पे V2 लगी हुई है लाई की ले, ये सही हो सकती है कबाइल के हिसाब से। यहां पे V1 लगी हुई है लाई की लाई, ये सही हो सकती है कबाइल के हिसाब से। ए भी सही है पास्ट टेंस में और सी भी सही है जो है प्रेजेंट टेंस में, समझ गए ना। देयरिन लाइज द विकेड कबाइल्स दैट, देयरिन लाई द विकेड कबाइल्स दैट प्रूव टू बी सैमुअल्स अनडूइंग एंड देयरिन ले द विकेड कबाइल दैट प्रूव टू बी सैमुअल्स अनडूइंग। दोनों ही सही हैं, ये पास्ट टेंस में, ये प्रेजेंट टेंस में। पेपर में आ जाए तो पास्ट वाला आप जो है उसको रखें, क्योंकि पास्ट में सेंटेंस चल रहा है तो पास्ट वाले को आप प्रेफर करेंगे। ए शुड बी योर आंसर अकॉर्डिंग टू द एग्जाम। चलिए मुलाकात लूंगा कल की वीडियो में, जरूर से एक लाइक और एक शेयर। तब तक के लिए साइनिंग आउट।